हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं एसईओ से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो गाइस ये जो वीडियो है ये बेसिकली डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए या जिन्हें 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कोई कोर्स किया है, जिन्होंने कोई इंटर्नशिप की है या खुद से कोई वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत एसईओ इंप्लीमेंट किया और उसके बाद वो जॉब के लिए जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं और किस टाइप से उन्हें रिप्लाई करना है, किस टाइप से उन्हें रिस्पॉन्स देना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएँगी, किस टाइप से हम लोग इंटरव्यूज़ देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की फ्रेशर की प्रोफ़ाइल के लिए जब आप जाएँगे, तो किस हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है और जब इंटरव्यूअर जो होता है, वो जो क्वेश्चन्स पूछ रहा होता है आपसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, किस टाइप के आंसर्स वो एक्सपेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन्स हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, आपको ये भी समझना है कि इनसे मिलते-जुलते भी क्वेश्चन्स हो सकते हैं। आपको बेसिकली ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या होता है जब वो ये सुनता है कि कोई 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस बंदा या कोई फ्रेशर बंदा है और वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए इंटरव्यू देने आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डिड यू लर्न एसईओ? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यूअर का कि आपने एसईओ कहाँ से सीखा या किस तरीके से आपने एसईओ सीखा। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो इंटरव्यूअर है वो ये जानना चाहता है कि आपने केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ली है या आपने प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट किया है, राइट? अगर आपने कहीं इंस्टीट्यूट से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा है, तो क्या आपने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है? क्या आपने कोई बेसिक सी वेबसाइट बनाई है या नहीं बनाई है? मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फ्रेशर होना गलती नहीं है। बड़े सारे लोगों का ये डाउट रहता है, इस टाइप से वो क्वेश्चंस करते हैं कि हम फ्रेशर हैं, हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है, फ्रेशर होना गलती नहीं है, गलती ये है कि जब कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी मॉड्यूल को सीखते हैं, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप गूगल एड्स की बात कर लें, फेसबुक एड्स की बात कर लें, तो आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, केवल एक थ्योरी कॉन्सेप्ट की तरह उसको सीखते चले आते हैं, आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज़ ना हो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की, या हो सकता है कि आप उस चीज़ को टालते जा रहे हो, बट ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही सीख रहे हैं, तो आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप एक बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग में उतना एक्सपेंस नहीं होता है, कुछ टाइम ज़रूर आपका लगेगा इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि जो आप वेबसाइट बनाएँगे वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है? और उसमें फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो भी आपने सीखा है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर आप बिगिनर हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में, बट ये मस्ट है, इतना टाइम आपको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन या इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, हाउ डिड यू लर्न एसईओ, राइट? या फ्रॉम वेयर यू लर्न एसईओ, राइट? और इसके पीछे इंटेंशन जो है इंटरव्यूअर की वो यही होती है कि वो ये जान सके कि आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है या नहीं किया है। अगर आपने केवल यूट्यूब से एसईओ सीखा है, इट्स ओके, आप ये भी बोल सकते हो मैंने यूट्यूब से एसईओ सीखा है, बट ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट हमने कहाँ किया? नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि उसको आपने इम्प्लीमेंट कहाँ पर किया? तो अगर आपने कहीं पर उसको इम्प्लीमेंट किया, मे बी रिजल्ट्स कुछ भी हों, बट आपने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं? आपकी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल रही है कि नहीं? ये ज़रूरी है, फाइन। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी कहीं पर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं पहला ही क्वेश्चन ये हो, ये कहीं भी हो सकता है पूरे इंटरव्यू में। एक फ्रेशर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इसका सीधा-सा सॉल्यूशन ये है, इसमें आप बना के आंसर नहीं दे सकते, है ना? रट-रटा के आप आंसर यहाँ नहीं दे सकते। आपको रियलिटी बतानी पड़ेगी। आपने यूट्यूब से सीखा है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, आपने खुद ब्लॉगिंग से सीखा है, आपने किन रिसोर्सेज़ से सीखा है, आपको ये बताना पड़ेगा। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सीखा है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ है, ठीक है? आपने रिकॉर्डेड क्लासेस ली हैं, क्या लिया आपने? बट उसके बेसिस पे आपने इम्प्लीमेंटेशन क्या किया, ये नेसेसरी हो जाता है, ठीक है? जो सेकंड पॉइंट है, टेल मी अबाउट सम ऑफ द रूल्स रिलेटेड टू एसईओ कीवर्ड रिसर्च। जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हैं? तो उसमें जो है सबसे जो बेसिक चीज़ है, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं, तब भी आपको बताया जाता है कि जो सबसे बेसिक चीज़ है कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी कीवर्ड को हम सेलेक्ट करें, उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करेंगे, उतने चांसेस हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएँ, राइट? जब ज़्यादा लोग सर्च करेंगे तभी, हाँ, अगर हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है तो उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा। अगर लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं, व्हिच मीन्स दैट कि उस कीवर्ड की पॉपुलैरिटी नहीं है, और अगर हम एफर्ट्स करके उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक भी कर जाते हैं, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आता। ट्रैफिक नहीं आएगा तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, जो भी आपका पर्पस है, गोल है, वो सॉल्व नहीं होगा। तो पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हमें उस टाइप के कीवर्ड्स ढूँढने हैं, हमें इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है कि हम जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, और जब मैं पॉपुलर कीवर्ड्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, व्हिच मीन्स दैट कि उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई होना चाहिए और जो कॉम्पिटिशन है उसके ऊपर वो कम होना चाहिए।
तो आप ये अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं और ये दोनों चीज़ें आप बड़े सारे जो फ्री टूल्स हैं और पेड टूल्स हैं, उनमें आप चेक कर सकते हैं कि किसी कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो क्या है, ठीक है? लोकेशन वाइज़ अगर वो लोकल कीवर्ड है, तो लोकेशन वाइज़ उसका सर्च वॉल्यूम क्या है? अगर वो ग्लोबल कीवर्ड है या अगर आप कंट्री लेवल पर जो है उस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसका सर्च वॉल्यूम क्या है और आखिर उस कीवर्ड के ऊपर कॉम्पिटिशन कितना है? कितने लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं या कितनी वेबसाइट्स हैं जो कोशिश कर रही हैं कि उस कीवर्ड के ऊपर वो रैंक हो सके, राइट? तो ये 2 चीज़ें आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गई होंगी, 2 क्वेश्चंस एंड द थर्ड इज़ व्हाट आर बैकलिंक्स एंड देन अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैकलिंक्स, देयर टाइप्स एंड ऑफ पेज स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बैकलिंक्स क्या होते हैं? तो ये आपको पता है कि बैकलिंक्स जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होता है और अगर वहाँ से जो है गूगल क्रॉलर हमारे लिंक को देखता है, गूगल क्रॉलर जो है वो लिंक को आइडेंटिफ़ाई करता है कि अच्छा इस वेबसाइट के लिंक तो बहुत सी जगहों पर पड़े हुए हैं। तो वो एक तरीके से हमारी वेबसाइट की जो वैल्यू एडिशन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बैकलिंक तो आपको पता है, आपको सिंटैक्स भी बताना है कि बैकलिंक क्रिएट हम किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद जब आप बैकलिंक्स के बारे में बताएँगे तो वहाँ से भी बड़े सारे क्वेश्चन्स निकल के आ सकते हैं कि अच्छा जैसे पूछ सकते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं? यूज़र जनरेटेड कंटेंट के बैकलिंक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस। तो क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपके सामने क्वेश्चंस लेकर बैठा हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं इंटरव्यूअर से, तो पता चला इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, उसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। देन द फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर इज़ टेल मी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स। कुछ इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स आप बताओ, जिनका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। क्वालिटी कंटेंट, quality and relevant backlinks, mobile first approach या mobile friendly approach of your website and then the page speed। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस चेंज भी हो सकते हैं। टेल मी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स और टेल मी 5 इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स। इस टाइप से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि आप इनको प्रायोरिटी के बेसिस पे एक बार जो है सॉर्ट करके बताओ या प्रायोरिटी के बेसिस पे आप इनको बताओ कि प्रायोरिटी वाइज जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूअर के, जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बनते जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैन वी रैंक अ वेबसाइट विदाउट बैकलिंक? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या हम किसी वेबसाइट को या वेब पेज को टू बी वेरी प्रिसाइज़, क्या हम किसी वेब पेज को बिना बैकलिंक्स के रैंक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रैंक कर सकते हैं। देखो, जिस कीवर्ड के ऊपर जो है कॉम्पिटिशन बहुत कम है या जिस कीवर्ड के ऊपर बहुत कम लोग जो है अपने वेब पेज को रैंक कराना चाह रहे हैं, अगर हम उस कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं या अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं और उस इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर अगर हम पूरा ब्लॉग लिखते हैं, प्रॉपर ब्लॉग लिखते हैं, तो कई बार बहुत अच्छा ऑन पेज करने से भी वो जो हमारा पेज है, वो रैंक हो जाता है। यानी कि बहुत अच्छा ऑन पेज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने से भी हमारा वो जो वेब पेज है, वो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि बिना बैकलिंक्स के रैंक ही नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना मुश्किल होता है जहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जिन कीवर्ड्स के ऊपर बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं, वो रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर फिर आपको बैकलिंक्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। क्योंकि सपोज़ करते हैं कि जो आपका कॉम्पिटिटर अगर उसके पास बहुत सारे बैकलिंक्स हैं और उसकी ऑन पेज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो केवल आप अपनी ऑन पेज स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप उसको ओवरटेक नहीं कर पाएँगे क्योंकि उस पेज के बैकलिंक्स भी अवेलेबल हैं एज़ वेल एज़ उस पेज की ऑन पेज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तो हाँ, अगर ये क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी वेबसाइट को बिना बैकलिंक्स के रैंक ही नहीं कर सकते? तो ये गलत है। हम अपनी वेबसाइट को ज़ीरो बैकलिंक के साथ या वेब पेज को ज़ीरो बैकलिंक के साथ भी रैंक कर सकते हैं, बट कंडीशन है, ठीक है? कंडीशन ये है कि जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करना चाह रहे हैं, जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करवाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को, वो कीवर्ड उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई हमारी 5th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसईआरपी? इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं। तो एसईआरपी का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है? तो इस टाइप के बेसिक बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं, वो आ सकते हैं। जैसे फुल फॉर्म डीएपीए का आपसे पूछ लेते हैं, डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, पेज अथॉरिटी क्या होती है? इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। व्हाट इज़ गूगल ऑटो कंप्लीट? गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है? तो गाइस गूगल ऑटो कंप्लीट तो जब कभी भी आप गूगल के ऊपर जाते हैं और कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उससे जो सजेस्टेड जो और दूसरे सर्चेज़
की क्वेरीज हैं वो भी आपको नीचे दिखती हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गूगल ऑटो कंप्लीट। तो ये होता है हमारा गूगल ऑटो कंप्लीट। आप इसको प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है आप परमिशन ले सकते हैं, क्या मैं मोबाइल पे दिखा सकता हूँ। अगर उनके पास लैपटॉप है तो वो आप परमिशन ले सकते हैं, क्या मैं इसको लैपटॉप पे दिखा सकता हूँ। बट बड़े सारे केसेस में जहाँ इंटरव्यू थोड़ा सा सीरियस हो रहा होता है वहां पर दे गिव यू एक्सेस टू लैपटॉप, क्योंकि बड़ी सारी चीजों को उन्हें आपसे पूछना पड़ता है, तो जरूरत पड़ती है कि आप उन चीजों को लैपटॉप पे उनको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएँ। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है और ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले लेट्स से मैं ही अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का, तो अगर मैं किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं जैसे अगर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं अगर स्कीमा मार्कअप्स के बारे में पूछ रहा हूँ, तो अगर सामने वाला कैंडिडेट मुझे प्रैक्टिकली वो चीज़ बता सकता है कि ठीक है, स्कीमा मार्कअप कैसे जनरेट करते हैं। हाँ, इस टाइप से हम जाएँगे और इस टाइप से हम स्कीमा मार्कअप जनरेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी होते हैं, जिनका आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर करना करके दिखाना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो एचआर राउंड ना हो, ठीक है? अगर एचआर राउंड होता है तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ती हैं, बट अगर एचआर राउंड नहीं है, टेक्निकल राउंड चल रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ सकती हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि जो भी प्रैक्टिकल आंसर आप दे रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने लैपटॉप आपकी तरफ घुमा दिया और कहा ज़रा मुझे इसको इम्प्लीमेंट करके बताओ, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। इंटरव्यूज़ में ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितना आपके रिप्लाईज़। एंड देन डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है? तो देखो मैंने ट्यूटोरियल्स के दौरान भी ये चीज़ बताई है कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों फ्री टूल्स हैं, गूगल के टूल्स हैं। लेकिन जब हमारी वेबसाइट से इंटरैक्शंस होते हैं, तो हमारी वेबसाइट से 2 एंटिटीज़ इंटरैक्ट करती हैं। एक तो यूज़र, राइट? यूज़र मतलब जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है इन्फॉर्मेशन देखने, वो यूज़र हो गया। और क्रॉलर्स, 2 चीज़ें हमारी वेबसाइट से इंटरैक्ट करती हैं। क्रॉलर्स भी इंटरैक्ट करते हैं और यूजर्स भी इंटरैक्ट करते हैं। तो हमारी वेबसाइट से क्रॉलर्स किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर इसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसकी हमें स्टडी करनी होती है, तो हमें गूगल सर्च कंसोल को यूज करना पड़ता है। गूगल सर्च कंसोल बताता है कि हमारे क्रॉलर्स का हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्शन किस तरीके का है, क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट को प्रॉपरली क्रॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली इंडेक्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और क्रॉलर्स के बेसिस पे क्या सजेशंस हैं हमारी वेबसाइट के लिए, ये सारी चीजें हमें गूगल सर्च कंसोल के थ्रू पता चलती है। वहीं पर गूगल एनालिटिक्स जो फ्री टूल है, ये बेसिकली बताता है यूजर्स के इंटरैक्शंस, ठीक है? कि यूजर्स किन लोकेशन से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, जो यूजर्स आ रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, जो यूजर्स आ रहे हैं उनका जेंडर क्या है, किन डिवाइसेस से यूजर्स आ रहे हैं, कितनी देर हमारी वेबसाइट के ऊपर रुक रहे हैं, अभी कितने यूजर्स हैं, उन्होंने कौन से गोल्स कंप्लीट किए, कौन से उन्होंने कन्वर्जन किए, किस पेज के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें पता चलती है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है और ये किस-किस पर्पस से यूज़ होते हैं। देन व्हाट इज़ डीए और व्हाट इज़ डीआर एंड कैन वी इंक्रीज़ देम, राइट? तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि डीए क्या होता है? डीए का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ आपको, तो डीए इज़ बेसिकली डोमेन अथॉरिटी, राइट? एंड डीआर इज़ बेसिकली डोमेन रेटिंग। तो डीए जो है ये मॉज़ के द्वारा दिया गया एक मैट्रिक है डीए, ठीक है? डीआर जो है वो आरएफ में यूज़ होता है। आरएफ भी एक टूल है जिसके अंदर डीआर यूज़ होता है। तो ये बताते हैं कि आपका जो डोमेन है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, आपकी डोमेन की अथॉरिटी कितनी ज़्यादा है। जैसे नाम से पता चल रहा है, डोमेन अथॉरिटी एंड डोमेन रेटिंग, राइट? तो दोनों अलग-अलग टूल्स के द्वारा दिए गए हैं, बट एक ही चीज़ को बेसिकली बताते हैं कि आपके डोमेन के पास कितनी ज़्यादा पावर है, ठीक है? कैन वी इंक्रीज़ देम? येस, जनरली ये जो दोनों मेट्रिक हैं, डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग, ये बनती हैं बैकलिंक प्रोफाइल से। आपकी बैकलिंक प्रोफाइल आपके कॉम्पिटिटर के रिस्पेक्ट में कितनी अच्छी है, ठीक है? उसके बेसिस पे ये 2 मैट्रिक निकल के आती हैं, डीए और डीआर। तो अगर आप अपनी बैकलिंक्स प्रोफाइल को और ज़्यादा मजबूत करते जाएँगे, तो ओवर द टाइम आप देखेंगे कि आपका जो डीए है और डीआर है, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होता रहता है। व्हिच वन इज़ योर फेवरेट एसईओ टूल? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर जब आप अपने टूल के बारे में बताएँगे, तो फिर उसके यूज़ केसेस या उसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी तरफ इंटरव्यूअर जा सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए, और ये सारी चीज़ें तभी आएँगी जब बेसिकली आपने उस टूल को यूज़ किया होगा। लेट्स से आपने बोल दिया कि मेरा जो फेवरेट टूल है वो आरएफ है। तो अगर आपका फेवरेट टूल आरएफ है, व्हिच मीन्स दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने और कौन-कौन से टूल्स यूज़ किए। तो आप बोलोगे मैंने आरएफ यूज़ किया, मैंने उबर सजेस्ट यूज़ किया, तो फिर आपको बेस्ट कौन-सा लगता है? आरएफ अगर आपको बेस्ट लगता है, तो किन पैरामीटर्स के ऊपर? उबर सजेस्ट में ऐसा क्या नहीं है जो आरएफ में है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन से ही नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। तो अगर आप
आपने किसी एसईओ टूल को यूज किया और आपको बोल रहे हो इंटरव्यूअर को ये मेरा जो है वो बेस्ट एसईओ टूल है या मेरे हिसाब से मेरा ये फेवरेट एसईओ टूल है, तो फिर किन वजहों से है और किस लेवल तक आपने उसको यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी, राइट? देन टेल मी समथिंग अबाउट ऑन पेज, राइट? कि ऑन पेज में क्या-क्या चीज़ें होती हैं या ऑन पेज जब हम लोग करते हैं तो किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए या ऑन पेज में क्या-क्या एफर्ट्स हम लोग करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ऑन पेज में हम पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, यूआरएल का स्ट्रक्चर, बॉडी के टैग्स जो होते हैं, कीवर्ड डेंसिटी, इमेज से रिलेटेड थिंग्स, वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड थिंग्स, इंटरनल लिंकिंग, राइट? वेबसाइट के ऊपर हमें जो इमेजेस लगानी है, कंटेंट की डेप्थ कितनी रखनी है, कंटेंट की विड्थ कितनी रखनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं अपने ऑन पेज में। कीवर्ड्स को किस तरीके से स्टफ़ करना है, हेडिंग्स किस तरीके से हमें डिज़ाइन करनी है, पेज का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से देना है, कीवर्ड्स आपको कहाँ-कहाँ पर रखने हैं, इम्पोर्टेंट लोकेशंस आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद आपको कीवर्ड्स रखने हैं। इम्पोर्टेंट लोकेशंस मतलब कि जो हमारा कंटेंट है, राइट? उसके टॉप में, हमारा कंटेंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर, ठीक है? हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम अपने कंटेंट के नीचे वाले हिस्से में आते हैं, राइट? बॉटम ऑफ द कंटेंट आते हैं और वहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स रखते हैं, तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती जितने हमारे कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग में होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऑन पेज एसईओ में ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ बाउंस रेट इन एसईओ, ठीक है? बाउंस रेट क्या होता है? तो इसका बेसिक्स आपको आंसर देना है कि अगर कोई जो यूज़र है वो हमारे जिस पेज के ऊपर लैंड करता है, अगर उसी पेज से एग्ज़िट कर जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाउंस। और कितने यूज़र्स हमारे उस पेज के ऊपर लैंड किए और उनमें से कितने यूज़र्स वहाँ से बाहर निकल गए, अगर हम इसका परसेंटेज निकालें, जैसे लैंड करने वाले यूज़र्स 10 और उसमें से बाहर निकल गए उसी पेज से 5, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये हो गया 50%। दिस इज़ बेसिकली बाउंस रेट। तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है बाउंस और एक होता है बाउंस रेट। बाउंस क्या है? बाउंस इज बेसिकली एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जिसको हम बाउंस बोल रहे हैं कि यूजर हमारे जिस पेज के ऊपर आता है उसी पेज से एग्जिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बाउंस। अगर मैं बॉल उठाता हूँ और बॉल को नीचे ऐसे बाउंस कराता हूँ तो क्या होता है कि जैसे ही वो फ्लोर पे टच होती है बॉल, राइट, वहीं से वो वापस जो है जंप करती है। तो यूजर जहां पर आया, ठीक है, वहीं से एग्जिट कर गया। जिस पेज के ऊपर यूजर आया उसी पेज के ऊपर यूजर एग्जिट कर गया। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज बाउंस। इसको हम लोग बाउंस बोलते हैं। और अगर इसी के परसेंटेज को निकाल लें कि 100 यूजर्स आए उनमें से 10 यूजर इसी पेज से बाहर निकल गए, तो बाउंस इज 10%, ठीक है? तो ये आपको बताना है कि बाउंस रेट क्या है। हाउ विल यू अप्रोच इफ यू सी दैट योर सीटीआर इज लो? अगर आपका सीटीआर जो है वो कम है, तो गाइस यहाँ पर मतलब ये है कि आपका जो वेब पेज है वो रैंक तो कर रहा है, ठीक है, उसको इंप्रेशंस तो मिल रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, बट लोग उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका सीटीआर लो है, राइट, तो इसका मतलब आपको किस चीज़ को डायग्नोस करने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत है कि मेरा टाइटल सही है, मेरा डिस्क्रिप्शन सही है, क्योंकि मैं रैंक तो कर रहा हूँ, राइट? जो स्पेसिफिक कीवर्ड पे मैं चाहता था उसपे रैंक तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लोग उससे सैटिस्फाइड नहीं हुए, उसके ऊपर लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को ऑडिट करने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, वो सही है या नहीं है, अप टू द मार्क है या नहीं है, राइट? उसके बाद हाउ इंटरनल लिंक्स कैन हेल्प अस, किस तरीके से इंटरनल लिंक्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इंटरनल लिंक्स जो लिंक जूस है उसको पास करने में हेल्प कर सकते हैं, प्लस बाउंस रेट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर जहाँ पर हमें इंटरनल लिंक्स लगाने, अगर हमने प्रॉपर्ली इंटरनल लिंक्स लगाए हैं, उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया है, ऑप्टिमाइज़ करके रखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि ये बाउंस रेट जो है हमारे वेब पेज का वो भी डिक्रीज़ कर सकता है। जैसे मैंने जो कंटेंट है वो लिखा व्हाट इज़ एसईओ के ऊपर। उसके बाद मैंने प्रॉपर इंटरनल लिंक लगा दिया ऑन पेज एसईओ का, राइट? तो जिसने व्हाट इज़ एसईओ पढ़ा, राइट? व्हाट इज़ एसईओ वाला मेरा कंटेंट कंज़्यूम किया, वो ऑन पेज वाला जो हमारा लिंक लगा हुआ है, ठीक है? इंटरनल लिंक लगा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेगा और हमारे ऑन पेज वाले पेज के ऊपर भी जाएगा, फाइन। तो अब यूज़र ने क्या किया, यूज़र जिस पेज के ऊपर हमारे लैंड किया था, राइट? वो पेज था व्हाट इज़ एसईओ, उसी से वो एग्ज़िट नहीं करता है, क्योंकि उसे लिंक दिख गया, इंटरनल लिंक दिख गया, तो अब वो जब एग्ज़िट करता है, तो वो करता है ऑन पेज एसईओ वाले जो पेज है उससे, फाइन। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जिस पेज के ऊपर यूज़र लैंड किया उसी से नहीं एग्ज़िट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बाउंस रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है। व्हाट इज़ रोबोट.टीएक्सटी? रोबोट.टीएक्सटी क्या है? किस टाइप से आप यूआरएल्स को रोबोट.टीएक्सटी से ब्लॉक कर सकते हो? इसका सिंटैक्स क्या है? अगर वो सिंटैक्स पूछ रहा है, तो मेबी वो आपसे पूछे कि आप इसके सिंटैक्स को हमें लिख कर दिखाओ, ठीक है? तो आपको इसके सिंटैक्स को लिख कर दिखाना है कि अलाउ हम किस तरीके से करते हैं, हम डिसअलाउ किस तरीके से करते हैं, यूज़र एजेंट जो होता है रोबोट.टीएक्सटी में उसका क्या मतलब होता है, एस्टेरिक अगर हमने लगा लिया तो उसका क्या मतलब होता है। तो फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं
कि robot.txt एक ब्लॉग के लिए आप किस टाइप से रखोगे, उसमें किस-किस टाइप के पेजेस होते हैं जिनको आप ब्लॉक करना चाहोगे। robot.txt आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए किस तरीके से रखोगे, ई-कॉमर्स में किन चीज़ों को आप प्रायोरिटी पे रखोगे, किन चीज़ों को आप ब्लॉक करना चाहोगे robot.txt से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। व्हाट आर द टू मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन सबमिट योर वेबसाइट टू गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करना है या सबमिट करना है तो कौन से 2 मेथड्स हैं? सो गाइस जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। गूगल सर्च कंसोल मैं एंटर करता हूँ, राइट? और गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी को ऐड करना है या किसी वेबसाइट को अगर मुझे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सबमिट करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 2 मेथड्स दिखाई देते हैं। एक होता है यूआरएल प्रीफिक्स और एक होता है डोमेन, राइट? तो आप चाहो तो जैसे अगर हमारा डोमेन है wscubetech.com, राइट? तो पूरे का पूरा जो हमारा डोमेन है wscubetech.com उसको मैं सबमिट कर सकता हूँ। सो गाइस डोमेन में क्या होता है कि जैसे आपने अगर डोमेन एंटर कर दिया wscubetech.com, तो इसके अंदर जितने भी सब डोमेन्स वगैरह होंगे वो सभी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएँगे। बट यहाँ पर गाइस अगर आप क्या करते हो, जैसे अगर आपने आपका डोमेन है wscubetech.com, लेकिन अगर आपने यहाँ पर एंटर किया blog.wscubetech.com, तो केवल blog.wscubetech.com के अंदर जो यूआरएल्स हैं, वही आपके यूआरएल्स जो हैं वो गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट होंगे या वही वाला सेक्शन जो है वो गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू बेसिकली आप अपने वेबसाइट को या अपने डोमेन को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ नैप? नैप क्या होता है? नैप इज़ बेसिकली नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, इसको हम लोग नैप बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एंकर टेक्स्ट क्या है? ठीक है? तो बेसिकली जब कभी भी हम बैकलिंक अपना क्रिएट करते हैं, जो एंकर टेक्स्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंकर टेक्स्ट यूज़र को और साथ ही साथ क्रॉलर को ये इंडिकेशन देता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जिस पेज के ऊपर जाएँगे, इनके बीच में रिलेवेंसी क्या है? तो जितनी ज़्यादा जैसे एंकर टेक्स्ट की और आपके जो पेज है, उसकी जब रिलेवेंसी हाई होगी तभी हम बोलेंगे कि ये एक अच्छा बैकलिंक है, ठीक है? 301 रीडायरेक्शन क्या होता है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? तो ये बेसिकली एक परमानेंट डायरेक्शन है, मतलब अगर हम एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल की तरफ मूव कर रहे हैं परमानेंटली और हमें वापस नहीं आना है, ठीक है? इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग 301 रीडायरेक्शंस को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारा 302 रीडायरेक्शन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्शन। टेम्परेरी रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज़ करते हैं कि अभी आप जो है यूज़र्स को लेकर आ रहे हैं wscubetech.com के ऊपर, राइट? बट कुछ टाइम के लिए आप यूज़र्स को लेकर जाना चाहते हैं wscubetech.com/blog के ऊपर, बट परमानेंटली नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आप उसको लेकर जाना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, वापस यूज़र को जो है वो आप wscubetech.com के ऊपर लेकर आएँगे। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ टेम्परेरी रीडायरेक्शन, जिसको हम लोग करते हैं बेसिकली 302 रीडायरेक्शंस के थ्रू। वहीं पर जो परमानेंट रीडायरेक्शन होता है, परमानेंट रीडायरेक्शन इज़ बेसिकली नॉन ट्रिपल डब्ल्यू टू ट्रिपल डब्ल्यू रीडायरेक्शन। जैसे अगर आपका डोमेन है abc.com, राइट? तो ये नॉन ट्रिपल डब्ल्यू, इसको आपको रीडायरेक्ट करना होता है ट्रिपल डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है? तो इसको हम लोग परमानेंट रीडायरेक्शन करते हैं कि अगर कोई बंदा यूआरएल हिट कर रहा है abc.com, राइट? तो हिट करते ही वो रीडायरेक्ट हो जाए www.abc.com के ऊपर या www.abc.com के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड एज़ परमानेंट रीडायरेक्शन। ये हमारा परमानेंट रीडायरेक्शन होता है, ठीक है? तो अलग-अलग सिनेरियोज़ में हम लोग किन्हीं सिनेरियोज़ में हम लोग 301 रीडायरेक्शन यूज़ करते हैं, किसी सिनेरियो में हम लोग 302 रीडायरेक्शन यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि हमें टेम्परेरी रीडायरेक्शन करवाना है या हमें परमानेंट रीडायरेक्शन करवाना है। टेल मी वन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस दैट कैन हेल्प अस इन ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस। तो गाइस जब बेसिक जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? जो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए हो सकते हैं, वो जब क्वेश्चंस ओवर हो जाते हैं तब फिर वो आपके अक्रॉस प्लेटफ़ॉर्म भी आपको चेक करना चाहते हैं कि अच्छा अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर काम किया है, तो वर्डप्रेस के ऊपर आपने इमेज भी ऑप्टिमाइज़ करी होगी। अगर इमेज ऑप्टिमाइज़ करी है, तो किस टूल को आपने यूज़ किया है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं कि ठीक है, कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स लगाया है, तो फिर आपने उसको जीटीएम के थ्रू लगाया या डायरेक्टली आपने वेबसाइट के कोड को एक्सेस करके लगाया? अगर आपने जीटीएम के थ्रू लगाया, तो जीटीएम के थ्रू क्यों लगाया? ठीक है? और जीटीएम के थ्रू किस तरीके से लगाया? आपने यूनिवर्सल एनालिटिक्स के ऊपर काम किया है या जीए4 के ऊपर काम किया है? तो इस टाइप के बड़े सारे क्वेश्चन से ही बनते चले जाते हैं। तो जब आप थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्टार्टिंग होती है, उन सब का आंसर्स दे देते हैं, तो थोड़ा-सा डीप डाइव जो है वो इंटरव्यूअर करता है और डिटेल में आपसे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जैसे 20th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टेल मी वन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस दैट कैन हेल्प अस इन ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस। तो यहाँ पर जो आंसर है वो स्मश है, एक अच्छी प्लगइन है जो आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी हेल्प कर सकती है, बट अगर आपने उसको यूज़ किया होगा तभी आप उसके बारे में बता पाएँगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन्स हैं, ये सारे क्वेश्चन्स तभी आते हैं जब आप उनको बोलते हो कि आपने थोड़ा बहुत काम किया है, राइट? और मैं आपको बता दूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, ठीक है?
फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जो स्टार्टअप्स हैं उनको फ्रेशर्स की ज़रूरत पड़ती है। टीम में भी फ्रेशर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वही नहीं हायर किए जाते हैं। कई बार फ्रेशर्स भी हायर किए जाते हैं जो थोड़ा बहुत काम कर सकें, ठीक है? क्योंकि वो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है, थोड़ा सिखाना ज़रूर पड़ता है, इसीलिए उन्हें स्मार्ट फ्रेशर्स चाहिए होते हैं। तो आप फ्रेशर हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने कोर्स के दौरान, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी इंटर्नशिप के दौरान, प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब वीडियो देखने के दौरान आपने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया या उसको डिले करते चले गए। तो अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, ठीक है, तो डेफिनिटली इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपके पास होंगे। ये मैंने फ्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए। फ्रेशर का मतलब ही ये, देखो फ्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप केवल कोर्स करके चले आए। फ्रेशर का मतलब यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, वो ये है कि आपने कोर्स किया, साथ ही साथ आपने कुछ जो है इम्प्लीमेंटेशन भी किए हुए हैं। तो गाइज़ आई बिलीव ये फ्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।